मेरा पति मेरी बहुत ज़्यादा देखभाल करता था, खासकर जब उसे पता चला कि मैं बेटा पैदा करने वाली हूँ। लेकिन एक दिन मेरी देवरानी मुझसे कहने लगी कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ बहुत जुल्म करता है। मैंने फौरन देवरानी को कहा कि मेरा पति तो मेरी बहुत ज़्यादा देखभाल करता है और जब तक मैं गहरी नींद में नहीं सो जाती वह मेरे पास ही बैठा रहता है। तो देवरानी कहने लगी कि आज रात को अपना मुंह धोकर सोना। रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं आंखें बंद करके लेट गई। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब देखा कि मेरा नाम रूबी है और मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। मेरी उम्र 26 साल है और मैं एक खाते पीते अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे घर में पैसों की कोई कमी नहीं रही। मुझसे बड़ी मेरी एक बहन है, वह डॉक्टर है। मेरे माता पिता का इरादा था कि मैं भी भविष्य में एक अच्छी डॉक्टर बनूं, लेकिन मुझे साइकेट्रिस्ट बनने में ज़्यादा दिलचस्पी थी। मैं शुरू से ही इंसानी हालात को लेकर सोच विचार किया करती थी और मैं अपने इस काम को बहुत शौक से कर रही थी। मैं एक हॉस्पिटल में काम कर रही थी और शाम में अपना एक प्राइवेट क्लिनिक भी खोल रखा था। मेरे मरीज ज़्यादातर अमीर लोग होते थे जो डिप्रेशन का शिकार रहा करते थे, जिन्हें दौलत की रेल पेल से सुकून मिलता था। आखिर डिप्रेशन के मरीज बनकर मेरे जैसे साइकियाट्रिस्ट के पास अपने दिल का हाल बताने आ जाते थे। मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी क्योंकि इससे अच्छी खासी आमदनी भी हो जाती थी और दुखी इंसान की सेवा भी हो जाती थी। पापा चाहते थे कि अब मेरी शादी हो जाए। मुझे भी उनके फैसले से कोई एतराज़ नहीं था, इसलिए फैसला लेने का हक मैंने अपने पिता को दे दिया। जिस दिन मेरी एंगेजमेंट हुई उसी दिन मैंने हॉस्पिटल से आधे दिन की छुट्टी ले ली और बड़ी तेजी से घर जाने के लिए गाड़ी चला रही थी कि अचानक एक औरत मेरी गाड़ी के सामने आ गई और उसकी टक्कर हो गई। मैं घबराकर बाहर निकली तो देखा उसकी टांग पर चोट आ गई थी और बाजू पर मामूली सी खरोंचें आई थी। मेरा घर वहां से करीबी था, इसलिए मैं उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गई। मेरी बहन ने उसकी ड्रेसिंग की और पेन किलर वगैरह दी। पता नहीं वह औरत कौन थी और उसे कहाँ जाना था। मेरी बहन भी फटाफट तैयार होकर हॉल में मेरी मंगनी के लिए चली गई। मैंने सोचा कि जब तक हम वापस आएंगे वह चली गई होगी, मगर जब हम घर के अंदर वापस आए तो वह लॉन में सो रही थी। माँ ने गुस्से से उसे उठाया और कहने लगी, बीबी चलो यहाँ से, अब तुम्हारी पट्टी वगैरह हो गई, अब तुम अपने घर जाओ। माँ के उठाने पर वह उठी और जाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वहीं बेहोश होकर गिर गई। शायद उसकी टांग पर चोट ज़्यादा लग गई थी। मैं उसे अपने कमरे में ले गई, उसके पैर का मसाज किया और उसे कुछ पैसे भी दिए। इस बीच वह औरत बिल्कुल खामोश रही। मैंने ड्राइवर से कहा कि उसे उसके घर छोड़ आए, क्योंकि उसे मेरी गाड़ी से ही चोट लगी थी, तो मेरा फर्ज बनता था कि उसको अच्छे से कुछ देकर और उसकी पट्टी वगैरह करके उसके घर भेज दूं। मैंने वही किया। मेरी इस बात से मेरी माँ बहुत नाराज हो रही थी, लेकिन मैंने उन्हें प्यार से समझाया और मना लिया। फिर मैं अपने कमरे में आ गई और अपने मंगेतर के बारे में सोचने लगी। मैं उन्हें ज़्यादा नहीं जानती थी। वह मेरे पापा के किसी दोस्त का बेटा था। मैंने उसे आज पहली बार देखा था और देखने में वह एक शरीफ आदमी लगता था, इसलिए मुझे माँ पापा की पसंद पर कोई शक नहीं हुआ। मेरी शादी 1 महीने बाद तय हुई। मंगनी के कुछ दिनों के बाद की बात है, जब मैंने हॉस्पिटल में उस औरत को देखा जिसका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। वह वहाँ दवाई लेने आई हुई थी। मैंने उसे अपने पास बुलाकर उसका हाल चाल पूछा और
खुद दवाई लेकर उसे दे दी। वह कुछ दिनों तक वहाँ आती रही और इसी दौरान उससे मेरी अच्छी खासी बातचीत होने लगी। फिर उसने आना छोड़ दिया और मैं भी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई। शादी से पहले 2-3 बार मेरी अपने मंगेतर से मुलाकात हुई। तब मैं सोच में पड़ गई कि वह मुझे जरूर से ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था या फिर मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी। घर आकर जब मैंने माँ को ये सब बताया तो माँ कहने लगी, तुम बेकार ही उस पर शक कर रही हो। उसका पूरा खानदान बहुत अच्छा और शरीफ है। मैंने भी माँ की बात मानकर सब कुछ हालात पर छोड़ दिया और सोचा जो होगा देखा जाएगा। मेरे माता पिता मेरे लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन आ गया। पता नहीं क्यों लड़कियों को शादी के नाम पर जो खुशी होती है वह मुझ में नहीं थी। मैंने खुश होने की कोशिश की लेकिन मैं किसी रोबोट की तरह रुखसत हुई जिसके अंदर कोई खुशी ही नहीं थी। लेकिन मेरे सारे एहसास अपनी ससुराल में कदम रखते ही जाग उठे जब मैंने अपने सामने रस्में करती एक लड़की को देखा। उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वह वही लड़की मुस्कान थी जो मुझे अस्पताल में मिलती रही थी और जिसका एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ था। मैंने उसे देखते ही पूछा, तुम यहाँ? वह भी कहने लगी, मैं भी आपको यहाँ देखकर हैरान हूँ। आप इस घर की नई बहू है। मैं आपकी देवरानी हूँ। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई क्योंकि मेरी देवरानी तो कोई और थी जो मेरे देवर के साथ रहती थी। फिर ये लड़की कौन थी जो खुद को मेरी देवरानी बता रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। इससे पहले कि मैं उसे अपने सवालों का जवाब मांगती, मेरी सांस ने आगे बढ़कर कहा, बातें तो बाद में होती रहेगी, अभी पहले रस्म कर लेते हैं। मुझे लोग अंदर कमरे में ले गए। इस घर में जो कुछ हो रहा था वह मेरे लिए हैरान कर देने वाला था। पहले तो ये बात मुझे खटक रही थी कि बड़े भाई की शादी अभी हुई ही नहीं थी और छोटे भाई की पहले हो गई थी। और अब मुझे ये पता चला कि मेरे देवर की 2 पत्नियां हैं और ये बात मेरी सास ने मुझसे छुपा रखी थी। शादी की रात मेरा पति मेरे कमरे में आया। उसने मुझे दुआ सलाम की और तमीज से मेरे पास बैठ गया। ये देखकर मुझे खुशी हुई कि मेरा पति एक अच्छा और शरीफ आदमी है। मैंने उससे सबसे पहले सवाल मुस्कान के बारे में किया। मेरे पति ने बताया कि वह मेरे देवर की पहली पत्नी है। मैं हैरानी से पूछा, पहली पत्नी होते हुए दूसरी शादी की क्या जरूरत पड़ गई आपके भाई को? मुस्कान का भोला भोला चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगा। मेरे पति कहने लगे, मैं तो 1 महीना पहले ही विदेश से आया हूँ, इसलिए घर के मामले के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। न ही किसी की पर्सनल लाइफ में दखल देने का मुझे शौक है। अब तुम आ गई हो, खुद पता कर लेना। मैं मुस्कुरा दी। मैं एक साइकियाट्रिस्ट थी लेकिन इस घर में आकर मैं खुद ही उलझ गई थी। इस घर के लोगों के हालात क्या समझती, मेरी अपनी हालात ही उलझी हुई थी। मेरी सास और मेरी देवरानी ज़्यादातर मुस्कान पर जुल्म करती थी। इस पर मुझे बहुत गुस्सा आता था। वह बेचारी सुबह सवेरे उठकर घर का काम करना शुरू कर देती, मगर फिर भी घर का कोई भी आदमी उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था। वह बहुत सीधी सादी थी और किसी के सामने अपनी जुबान नहीं खोलती थी। उसका पति तब उसे कुछ नहीं समझता था। मैंने मुस्कान से पूछा, आखिर ये सब क्या है? तुम्हारे अपने पति ने तुम्हारे होते हुए दूसरी शादी क्यों कर ली? तो वह बेचारी रोते हुए कहने लगी, मैं आतिफ की बचपन की मंगेतर हूँ, मगर वह किसी और को पसंद करने लगा, इसलिए मुझसे शादी करने से मना कर दिया। मैं यतीम थी, इसलिए दादी ने मेरा ख्याल रखने की वजह से ज़बरदस्ती मेरी शादी इससे करवा दी। लेकिन इस आदमी ने
और उसकी माँ ने मुझे कभी अपना नहीं समझा और दादी के देहांत के बाद ही इसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। जब से मेरी शादी हुई है मैं तो इस घर में नौकरानी की तरह ही रहती आई हूँ। मुझे तो इस सब की आदत हो गई है। मुस्कान की कहानी सुनकर मुझे उससे बहुत ज़्यादा हमदर्दी होने लगी। अब मेरी उससे अच्छी खासी दोस्ती हो गई। मेरी सास और मेरी दूसरी देवरानी को यह सब कुछ पसंद नहीं था, मगर मुझे कोई परवाह नहीं थी। जब मैं अपने क्लिनिक से थकी हारी शाम को घर वापस आती तो मेरे लिए गरम गरम खाना लेकर आ जाती। सुबह मेरे कमरे की सफाई भी वही करती थी। मैं अपनी शादी के बाद खुश थी, लेकिन कुछ दिनों बाद पता नहीं क्यों मेरे पति का रवैया बदलने लगा। पता नहीं उनको मुझसे क्या मसला था। छोटे छोटे बहानों पर वह मुझसे लड़ने के मौके ढूंढने लगे। एक दिन जब मैं अपने मायके गई तो वापसी पर मेरे भाई का दोस्त मुझे घर छोड़ने आया और इस बात का पता मेरे पति को चला गया तो वह मुझ पर शक करने लगे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे पति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुस्कान ने मुझे बताया कि भाभी, तुम्हारी सास ही तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ भड़का रही है। मगर मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी तक मेरी सास ने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया था तो कुछ बुरा भी नहीं किया था। फिर वह भला मेरे साथ ऐसा क्यों करती। इन्हीं दिनों मुझे गुड न्यूज़ मिल गई। मेरी सास ने भी मेरी सारी बातें भूलकर मुझे अपने गले से लगा लिया, क्योंकि मैं उनके खानदान को पहला वारिस देने वाली थी। उनका रवैया भी मेरे साथ अच्छा हो गया। मेरी सास मुझे कहती थी कि मुस्कान से दूर रहना, क्योंकि वह अच्छी लड़की नहीं है और वहीं तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ भड़काती है। मैं सोच में पड़ गई थी कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन मुझे मुस्कान पर यकीन था। वह तो सीधी सादी भोली भाली लड़की थी। उसे मेरी सूरत में एक दोस्त मिल गई थी जो उससे हमदर्दी जताती थी और जिससे वह अपने दिल की बात भी कर लेती थी। जब मेरे पति को पता चला कि वह पिता बनने वाले हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वह मेरे लिए रोज़ अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आते और मुझसे माफ़ी भी मांगते, तो मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया। मेरे लिए तो यही काफ़ी था कि मेरे पति को अपनी गलती का एहसास हो गया था। लेकिन एक बात जो मुझे कांटे की तरह चुभ रही थी वह यह थी कि पहले मेरे पति को क्या हुआ था, किसने उन्हें मेरे खिलाफ भड़काया था, मुस्कान ने या फिर मेरी सास ने। क्योंकि मुस्कान तो शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छे से रह रही थी। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद मुझे ये राज भी पता चल जाएगा कि आखिर इन सबके पीछे कौन था। अब मेरा पति मेरी बहुत ज़्यादा देखभाल करता था। रोज़ रात को मेरे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर आता। घर का माहौल भी इस खबर से बहुत अच्छा हो गया था। मगर कुछ दिनों से नोटिस कर रही थी कि मुस्कान कुछ परेशान सी रहने लगी है। उसने मुझे मुबारकबाद भी बहुत ठंडे अंदाज में दी थी। मैं उसे शक की निगाह से देखने लगी कि कहीं मेरी सांस सही तो नहीं कह रही थी। अब मैंने मुस्कान पर नज़र रखना शुरू कर दिया, मगर वह मेरे खिलाफ कोई भी साजिश नहीं कर रही थी और न ही मैंने कभी उसे अपने पति से कोई बात करते हुए देखा था। एक दिन मैंने मुस्कान से पूछ लिया, क्या बात है मुस्कान, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो वह कहने लगी, भाभी मैं अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए परेशान हूँ। यह सुनकर मैं चौंक गई। मेरे लिए क्यों परेशान हो? तो वह कहने लगी, छोड़ो भाभी, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा। यह कहकर वह वहाँ से चली गई। मैं सोचती रह गई, आखिर बात क्या है, ये इतनी सीरियस बात क्यों कर रही है। इसी बीच मेरे साथ एक अजीबोगरीब हादसा हुआ। मेरे पेट में दर्द होने लगा। मेरी हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गई
ऊपर वाले का शुक्र था कि मैं हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर कहने लगी कि तुमने कुछ गलत खा लिया था, जिसकी वजह से तुम्हारा मिसकैरेज होते होते बचा है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं तो वही खाती थी जो मेरा पति, मुस्कान या फिर मेरी सांस मुझे लाकर देते थे, और इन तीनों पर शक करने का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी सांस ने जब से मेरे प्रेग्नेंट होने की खबर सुनी थी, तब से वह मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। वह तो मेरे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। मेरा देवर और देवरानी हमेशा अपने काम में काम रखते थे, वो भी ऐसा नहीं कर सकते। किसने मेरे साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश की, सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब होने लगा। तभी मुझे एकदम मुस्कान की बात याद आई। उसने कहा था कि वो मेरे लिए ही परेशान है। उसने मुझे एक बार ये भी कहा था, भाभी आप अपना ख्याल रखा करो। तो मैंने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया था। जब मेरे साथ ये हादसा होते होते बचा, मैं अपने घर चली गई। मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। जाते जाते ही मैं मुस्कान के पास गई और उससे पूछने लगी, तुम क्या कह रही थी? मेरे साथ कोई गलत करने की कोशिश कर रहा है। मैं सोच रही थी कि वह मेरी सांस पर इल्जाम लगाएगी या फिर अपनी सौतन और दूसरी देवरानी का नाम लेगी, मगर उसने जिसका नाम लिया, यह सुनकर मुझ पर आसमान टूट पड़ा। मैंने उसको पीछे की तरफ धक्का दे दिया, जैसे मुझे उसकी बात पर यकीन ना हो रहा हो। वह कहने लगी, भाभी आपका पति ही आप पर जुल्म करता है। मैंने अपनी देवरानी से कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। वो मेरी बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं। वो रात को तब तक नहीं सोते जब तक मैं गहरी नींद में न सो जाऊं, इतना ख्याल रखते हैं। मुस्कान मुझे कुछ कहने ही वाली थी कि मैं गुस्से से वहां उठकर अपने कमरे में चली आई। मुझे उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। मेरा पति मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वह तो इतना खुश है और मेरी इतनी देखभाल करता है, मुझे इतना प्यार करता है। वह ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। मैंने मुस्कान की बात पर भरोसा नहीं किया और उससे बातचीत करना ख़त्म कर दिया। एक दिन जब मैं अपने हॉस्पिटल जा रही थी, तो वह कहने लगी, भाभी आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है, लेकिन सच यही है, आपका पति ही है जो आप पर जुल्म करता है। ये जो आपकी इतनी देखभाल करता है, वह सब कुछ एक नाटक है। उसे ये बच्चा ही नहीं चाहिए। मैंने खुद उसे फ़ोन पर बात करते हुए सुना था। वह रोते हुए कहने लगी, भाभी मेरी बात पर यकीन करो, मैं हरगिज ही झूठ नहीं बोल रही। मुझे आपसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? मैं तो आपके भले के लिए ही कह रही हूँ। मैंने अपने दिल में सोचा, ये तो मेरे साथ भलाई कर रही है। उसे मेरे पति के खिलाफ झूठ बोलकर आखिर क्या मिलेगा? उसका क्या फ़ायदा होगा? हमें मियाँ बीबी को लड़वा कर मैंने उससे कहा, चलो ठीक है, मैं अपने पति पर नज़र रखूंगी। अब मैंने अपने पति की हरकतों पर नज़र रखना शुरू कर दिया। वह क्या करता है, किससे बात करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, मैंने उसकी सब हरकतों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी पता नहीं चला जिसके बल पर मैं उस पर कोई शक करूं। वह तो इसी तरह मेरी देखभाल करता रहा। मेरे लिए रोज नई नई चीज़ें खाने के लिए लाता था। यहाँ तक कि उसने अपने होने वाले बच्चे के लिए अभी से शॉपिंग भी शुरू कर दी थी। मैंने छुट्टी वाले दिन भी उसे कहीं बाहर जाते हुए नहीं देखा। उसका फ़ोन भी चेक किया, लेकिन सब कुछ ठीक था। शायद मुस्कान को गलतफहमी हुई होगी, वह बिना वजह ही शक कर रही है। मैंने उससे सख्ती से कहा, आज के बाद मेरे पति के खिलाफ मुझे कोई भी बात मत कहना। मैं तुमसे कोई भी ऐसी बात नहीं सुनूंगी। मैंने उसे
बहुत गुस्से में ये बात कही। वह रोने लगी और कहने लगी, भाभी तुम तो घर में आने से पहले ही मुझे जानती हो, मेरी आदत को अच्छे से जानती हो। मैंने कभी अपने पति और सौतन के खिलाफ आपको कुछ नहीं बताया, तो तुम्हारे पति के खिलाफ अपनी तरफ से बातें क्यों करूंगी। मैं सच कह रही हूँ, वह तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो एक काम करना, आज रात अपना मुंह धोकर सोना, तुम्हें अपने पति की सारी सच्चाई पता चल जाएगी। मैं राजी हो गई और कहा कि ठीक है, तुम्हारे कहने पर यह भी कर लेती हूँ। रात को अपने पति के आने से पहले मैंने अपना मुंह धो लिया और लेट गई। वह रोज की तरह ऑफिस से आने के बाद मेरे पास बैठकर मेरा सिर दबाने लगे और मैंने आंखें बंद कर ली ताकि उसे लगे कि मैं गहरी नींद में सो चुकी हूँ, जैसे ही रोज होता है। लेकिन आज मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं जाग रही थी ताकि मैं अपने पति का राज जान सकूं। कुछ देर हुई थी कि अचानक मेरी तो जान ही निकल गई जब मैंने अपने पति को एक इंजेक्शन तैयार करते हुए देखा। उसने इंजेक्शन में वह दवाई पानी में इंजेक्ट कर दी। मेरी आदत थी कि मैं रात में अक्सर उठकर पानी पीती थी। उसने इस पानी में वह दवाई डाल दी और आकर लेट गया। मैं जाग रही थी और हैरान हो रही थी कि तभी अचानक फोन की घंटी बजी। उसने कॉल रिसीव की और कहने लगा, हाँ मुझे याद है, सुबह 10 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। अब मैं अपने पति के सोने का इंतजार करने लगी। जब लगा कि वह सो चुका है तो मैं जल्दी से उठी और डस्टबिन से उस इंजेक्शन की डिब्बी निकालकर उसका नाम पढ़ा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, यानी मुस्कान जो कह रही थी वह सब सच था। मेरा पति मुझे धोखा दे रहा था। वह ऐसी दवाई थी जिसके रोजाना इस्तेमाल से मैं इस बच्चे को खो देती। एक आदमी आखिर इतना जालिम कैसे हो सकता है कि एक मासूम की जान ले ले जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था। मुझे यकीन होने लगा कि वह रोज मेरे सोने के बाद यही दवाई देता था। उस रात मेरी सारी रात इसी सोच में गुजरी कि वह भला मेरे साथ ये सब क्यों कर रहा है, या फिर उसकी जिंदगी में कोई और औरत है, यही वजह हो सकती थी। वरना वह मुझे धोखा क्यों देगा, कौन है आखिर वो औरत। यही सोचते सोचते मुझे याद आया कि मेरे पति ने 10 बजे किसी से मिलने का वादा किया था। मैंने ठान लिया कि मैं उसका पीछा करके पता लगाऊं कि वह किससे मिलने जा रहा है। अगली सुबह जब मैं उठी तो सबसे पहले मुस्कान मेरे पास आई और कहने लगी, भाभी आपको कुछ पता चला। मैंने अफसोस के साथ कहा, हाँ। मैं सिर हिलाया और कहने लगी, वो पता नहीं मेरे साथ ये सब क्यों कर रहा है। इस पर मुस्कान तुरंत बोल पड़ी, भाभी किसी और औरत का चक्कर चल रहा है, क्योंकि मैंने उन्हें अक्सर फोन पर बातें करते हुए देखा है। आपको तो पता है मैं काफी रात तक किचन में काम करती रहती हूँ। आपके सो जाने के बाद वह लॉन में आकर घंटों फोन पर बातें करते रहते हैं। इसलिए तो मैंने आपसे कहा था कि आप चौकन्ना रहे। मैं समझ गई कि अब क्या करना है। 10 बजने से पहले जब मेरा पति घर से बाहर निकला तो मैं भी उसके पीछे पीछे निकल गई। वह एक रेस्टोरेंट में गया, एक टेबल की तरफ जहाँ एक लड़की बैठी हुई थी। उसने मेरे पति को देखकर हाथ हिलाया। ये सब देखकर मेरा दिल टूट गया कि मेरा पति एक धोखेबाज आदमी है। मैं इन दोनों के पास पहुंची तो मुझे देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। मेरा पति हैरान होकर कहने लगा, तुम यहाँ। मैंने अपने पति को नजरअंदाज करते हुए उस लड़की की तरफ देखा और कहा, तुम जानती हो कि ये आदमी शादीशुदा है। वह डरकर सिर हिलाने लगी। हाँ मैं जानती हूँ, मैं चिल्लाकर कहने लगी। फिर भी मेरे पति के साथ चक्कर चलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई। मेरा पति
घबरा गया और कहने लगा, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और रोती हुई वहां से बाहर आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मुस्कान मेरे पास आई और कहने लगी, भाभी, आपको कुछ दिनों के लिए नाराज होकर अपने घर चला जाना चाहिए। आपके पति को भी तो पता चले, वह आपसे माफ़ी मांगे। मैं अपने कमरे में आई और अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। जब तक मेरा पति घर आया तब तक मैं अपने घर चली गई थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा पति मुझे मनाने जरूर आएगा, मगर 2 हफ्ते गुजर गए और किसी को कोई खबर ही नहीं मिली। मैंने भी गुस्से में उसे फोन नहीं किया। अब तक जो कुछ भी हुआ था वह बहुत बड़ा था, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि वह गलती होने के बावजूद भी मुझे लेने क्यों नहीं आया। जब भी मेरी मुस्कान से बात होती और मैं उससे वहाँ के बारे में पूछती तो वह यही कहती, भाभी, अभी यहाँ मत आना, यहाँ के हालात बहुत खराब है। यह सुनकर मैं जाते जाते रुक जाती। एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं अपने कजिन के साथ हॉस्पिटल गई। वापसी पर हम दोनों को भूख लगी तो वह कहने लगा, चलो कुछ खा लेते हैं। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में गए। वहां बैठकर जैसे ही मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो मुझे अपना पति नजर आया। वह मुस्कान के साथ बैठकर खाना खा रहा था। ये मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने तुरंत फोन निकाला और मुस्कान को कॉल किया। मैं जानती थी कि वह मुझे सच बोलती है या झूठ, क्योंकि उसे अपने पति के साथ देखकर मेरे तो होश उड़ गए थे। जब मैंने पूछा, मुस्कान, तुम कहाँ हो, तो वह कहने लगी, भाभी, आपके पति यानी मेरे जेठ जी के साथ बाहर आई हूँ, क्योंकि घर में उनसे बात नहीं कर सकती। मैंने हैरानी से पूछा, कैसी बात? तो वह कहने लगी, भाभी, तुम्हारी ही बात करूंगी। मैं उन्हें यहाँ यह समझाने लाई हूँ कि वह आपको मनाकर घर वापस लेकर आ जाए। मैंने फोन काट दिया और खुद पर शर्मिंदा होने लगी कि मैंने क्यों मुस्कान पर शक किया। मैं अपने पति के सामने नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैं वहां से उठ गई। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। 1 महीना हो गया, मगर ससुराल वालों की कोई खबर नहीं थी। माँ ने मशवरा दिया, एक बार खुद जाकर देखो कि वहाँ क्या चल रहा है। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं अकेली जाती, तो मम्मी ने कजिन को बुलाया और कहा, बहन को छोड़कर आओ। मैं उसके साथ अपने घर गई। घर में शायद कोई नहीं था, हर तरफ खामोशी थी। मैं कमरे में गई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई। मेरे पति ने मुस्कान के हाथ पकड़े हुए थे और वह कह रहे थे कि तुम अपने पति से तलाक ले लो, हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। मैंने ताली बजाई और कहा, मेरे पीठ के पीछे ये सब कुछ चल रहा था। अपने पति से ज़्यादा हैरानी मुझे मुस्कान पर हो रही थी कि वह कैसे मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ कर रही थी। उसने मेरे साथ धोखा किया था। वह मुझे देखकर बहुत घबरा गई। वह मेरे पास से निकलकर बाहर जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, तुम कहाँ जा रही हो? खेल तो तुमने ही शुरू किया है, अब सच्चाई बताए बिना कहाँ भाग रही हो? शोर सुनकर मेरी सास और देवर भी अपने कमरे से निकलकर आए। मैंने कहा, पूछिए इस मुस्कान से मेरे पति के कमरे में उसके हाथ के हाथ डाले क्या कर रही थी? मुस्कान अब ठीक से खड़ी हुई और कहने लगी, तुम्हारा पति था मगर अब नहीं रहेगा, ये अभी तुम्हें तलाक दे देगा। मैंने भी उसे कहा, अभी इस हालत में तलाक नहीं हो सकता और तलाक तो मैं खुद लूंगी, मगर पहले तुमसे पूछना चाहती हूँ कि मेरा घर खराब क्यों किया? मेरे पति गुस्से से कहने लगे, तुम्हारा घर मुस्कान की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे इस आशिक की वजह से बर्बाद हुआ है, जिसके साथ तुम इस वक्त खड़ी हो। उन्होंने मेरे साथ आए कजिन को देखकर ये कहा,
तो मैं दंग रह गई। वो ये क्या कह रहे थे? ऐसा कैसे सोच सकते थे? मैंने एक नज़र उनको देखा और अपने कजिन का हाथ पकड़कर कहा, जिसके साथ तुम मुझे जोड़ रहे हो वो मेरा भाई है। सुनकर मेरे पति ने भी यकीन से मुस्कान को देखा, जो नजरें चुरा रही थी, और कहने लगी, मगर मुस्कान ने तो कहा था कि अब मुझे सारा खेल समझ आ गया था। सच मुस्कान ही थी जो शुरू से इस खेल में शामिल थी। मैंने अपने पति से कहा, ये आपको मेरे खिलाफ और मुझे आपके खिलाफ कर रही थी। इसके कहने पर ही मैं घर छोड़कर गई थी। इसने कहा था कि तुम्हारा पति तुम पर जुल्म करता है। मुस्कान ने तो हालात ही खराब हो गए थे। वह सोच रही थी कि किसी तरह से यहाँ भाग जाए। मैं उसके पास आगे बढ़ी और उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, चुप क्यों खड़ी हो? जवाब क्यों नहीं देती? यह सब तुमने क्यों किया? वो एकदम जोर से चिल्लाई और कहने लगी, हाँ हाँ, मैंने ये सब कुछ किया है। इस सारे खेल के पीछे मैं ही थी। मैं चाहती थी कि दोनों का घर बर्बाद हो जाए। बचपन से अपने साथ नाइंसाफियां होते देखती आ रही हूँ। हर कोई इस घर में बेटों को अहमियत देता है। ना मेरे माता पिता को कोई पूछता था, ना उसके मरने के बाद किसी ने मेरी फिक्र करी। मैं बचपन से ही आतिम को पसंद करने लगी थी, मगर ये दूसरे शहर चला गया था। इसके जाने के बाद दादी ने जबरदस्ती मेरी शादी घर के छोटे बेटे से कर दी, ताकि मैं अपने पापा की जायदाद लेकर यहाँ आ जाऊं। मगर सब लोग मेरे साथ अच्छा बर्ताव करते तो मेरे अंदर ये नफरत पैदा ही न होती। मुझे तो कभी इस घर की बहू ही नहीं माना गया, बल्कि मेरे पति की उसकी पसंद से दूसरी शादी करवा दी गई। मैं तो यहाँ एक नौकरानी बनकर रह गई थी। जब ये आतिफ बाहर से आया तो मेरी पुरानी मोहब्बत जाग उठी, लेकिन मेरे सोने से पहले ही मेरी सास ने इसकी शादी तुमसे करवा दी। मैं इसे अपनी मोहब्बत के बारे में कुछ बता ही नहीं सकी। वही तो मेरे साथ अच्छे से पेश आता था। जब सब लोग मेरे खिलाफ होते थे तो वही था जो मेरी हिमायत करता था। इसलिए अब ये मुझे अपनी जिंदगी में चाहिए था। मेरी सास ने मुझे मंगनी पर ले जाने से भी मना कर दिया था। इसी दिन से मेरी सारी प्लानिंग शुरू कर दी थी। मुझे कैसे इस लड़की को इस घर से निकालना है। मैं मंगनी वाले दिन जानबूझकर इसकी गाड़ी से टकराई थी और फिर हॉस्पिटल में भी जानबूझकर उसे मिलती रही, ताकि इन दोनों की शादी से पहले हमारी अच्छी जान पहचान हो जाए और वह मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा करने लगे। जैसे ही रूबी दुल्हन बनकर इस घर में आई, मैंने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। उसे अपनी सास और सौतन के खिलाफ करना शुरू कर दिया। साथ ही मैंने आतिफ को भी उसकी पत्नी के खिलाफ करना शुरू कर दिया। आतिफ मेरी बात पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, इसलिए उसका मूड अपनी पत्नी की तरफ से खराब रहने लगा। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी पत्नी अपने कजन से शादी करना चाहती है, इसलिए वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है। जल्दी ही मैंने उसको उसकी पत्नी के खिलाफ इतना चढ़ा दिया कि वो अपनी पत्नी को तलाक दे देता। लेकिन इससे पहले ही रूबी की प्रेगनेंसी की खबर मिल गई। अब वो अपने बच्चे की खबर सुनते ही यह सब कुछ भूल गया और अपनी पत्नी पर पहले की तरह भरोसा करने लगा। ये देखकर मुझे लगा कि यह सब कुछ खत्म हो गया है। इसलिए अब मैंने सोचा पत्नी को उसके पति के खिलाफ करना पड़ेगा। मैंने रूबी से कहा कि तुम्हारा पति तुम पर जुल्म करता है। मैंने बीच में एक दो बार उसे गलत दवाई भी दिखाई थी, ताकि उसका बच्चा मर जाए और उसका पति गुस्से में उसे छोड़ दे, लेकिन ये बच गई। इसलिए मैं बराबर कोशिश करती रही कि इसे इसके पति के खिलाफ कर दूं। फिर मैंने जानबूझकर गलत इंजेक्शन आतिफ को दिया और उससे कहा कि रात को अपनी पत्नी के पानी में मिला देना, डॉक्टर ने कहा है। और दूसरी तरफ मैंने रूबी को उस दिन जगाए रखा
और उसने अपनी आंखों से अपने पति को वो इंजेक्शन पानी में मिलाते हुए देख लिया। उसका शक पक्का करने के लिए अगले दिन मैंने अपने दोस्त को आतिफ से मिलने के लिए भेज दिया और कह दिया कि उसे नौकरी की जरूरत है। मैं जानती थी कि रूबी अपने पति के पीछे जरूर जाएगी और यही हुआ। अपने पति को गैर औरत के साथ देखकर वह घर छोड़कर चली गई। अब मेरा काम शुरू हुआ और मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि आतिफ उसे लेने न जाए। मैंने आतिफ से कहा कि तुम्हारी पत्नी कहती थी कि वह तुम्हें तलाक देकर अपने कजिन से शादी कर लेगी। मैंने धीरे धीरे उसके दिल में जगह बनानी शुरू कर दी और वह भी मेरी तरफ बढ़ता चला गया। लेकिन अब फिर से तुम लोगों ने मेरा सिर बनाया हुआ खेल खराब कर दिया। मैं तो कहानी सुनकर दंग रह गई। उसके तनाई ने उसे हसद और नफरत करने वाला बना दिया था। उसकी सोच इतनी खतरनाक हो गई थी कि वह हर हद पर जाने को तैयार हो गई थी। मेरे पति ने सबके सामने मुझसे माफी मांगी। मेरे कहने पर उसके पति ने उसे तलाक नहीं दिया। अब मैं उससे बहुत कटी छटी रहती थी और हमेशा ध्यान रखती थी कि वह मुझे कोई नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने खुद ही अपने पति से तलाक ले लिया और अपने हिस्से की जायदाद के लिए मुकदमा कर दिया। हमने उसे उसके हिस्से का सब कुछ दे दिया और वह पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन मैं बहुत खुश थी कि उसका साया मेरी जिंदगी से टल गया था। अगर उसकी वजह से मेरा घर खराब हो जाता तो मैं जिंदा भी न रहती। मेरे पति ने भी मुझसे वादा किया था कि आज के बाद वह कभी भी नजर आए तो उसे नहीं देखेंगे। मेरा यहाँ बेटी पैदा हुई थी और हम सब लोग बहुत खुश थे। मुझे उम्मीद थी कि अब आगे मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जो बर्बादी करने वाली थी वह हमसे बहुत दूर जा चुकी थी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।